दोस्तों पार्ट वन के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू को कंप्लीट कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उस पार्ट को देख लेना और उसे देखना जरूर। और इस वीडियो को देखने का फायदा जब ही है जब आप इसे बिना स्किप किए हुए देखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे और हिंदी के पेपर में 90 प्लस क्रॉस करेंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि के नाम का उल्लेख करते हुए काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब उन 2 क्वेश्चन में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना होता है, दोनों क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए। तो सबसे पहले तो हम इसमें काव्यांश का किस पाठ से लिया गया है वो बताएंगे और किस कवि की ये रचना है वो बताएंगे। तो यह काव्यांश संत कबीर के द्वारा रचित दोहे नामक पाठ से लिया गया है। अब हम बताएंगे इसका काव्य सौंदर्य। तो कबीर कहते हैं, व्यक्ति की पहचान उसके घर, खानदान, वर्ण या जाति से नहीं होती बल्कि उसके आचरण से होती है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है तथा बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति की निंदा की जाती है। तो संत कबीर ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि यदि व्यक्ति भले ही ऊंचे कुल खानदान में जन्म ले ले, अगर उसके कर्म और उसका आचरण अच्छा नहीं है तो वह उसी प्रकार निंदा का पात्र बनता है जिस तरह से शराब से भरा हुआ सोने का पात्र सज्जन पुरुषों की नज़र में निंदनीय हो जाता है। अब देखिए इसका जो अथवा वाला प्रश्न है, मैंने कहा था कि 2 प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाते हैं, कोई भी एक प्रश्न का आपने जवाब देना होता है। तो यहाँ लिखा है कि भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। अब इसमें भी वही चीज बतानी है आपको, भाई बताना है कि ये पंक्तियां किस कवि के द्वारा रचित है तथा यह किस पाठ से ली गई है। तो यह काव्यांश भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित इसे जगाओ नामक पाठ से ली गई है। अब काव्य सौंदर्य क्या बताएंगे। तो कवि सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए सूरज से उसे गर्मी देने को, हवा से उसे हिलाने को तथा पंछी से उसके कानों पर चिल्लाने का आग्रह करता है ताकि वह सपनों की दुनिया से बाहर आ सके और वर्तमान के सच को पहचान कर सही समय पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में जुट जाए। यानी कि जो कवि है यहाँ पर सूरज से, हवा से और पंछी से व्यक्ति को जगाने का आग्रह करता है। वह इन्हीं तीनों से व्यक्ति को जगाने का आग्रह इसलिए करता है क्योंकि ये तीनों के तीनों क्रियाशील है। कवि इनके माध्यम से ये बताना चाहता है कि अगर व्यक्ति सपनों की दुनिया में खोया रहेगा तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह समय पर अगर जग जाता है और समय की कीमत को समझ लेता है तो सही समय पर ही वह अपने कर्तव्य को प्राप्त कर पाएगा, अगर वह उसे करने के लिए परिश्रम करता है तो। लेकिन अगर सपनों की दुनिया में खोया रहेगा तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो ही गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 25-25 शब्दों में लिखिए। 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई भी 3 प्रश्न आपको करने होंगे 25-25 शब्दों में। हर एक प्रश्न 2 नंबर में बनेगा। 6 नंबर के ये क्वेश्चन बनते हैं। मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन तो नहीं लिखे हैं, जो उन 4 में से इंपॉर्टेंट थे 3 वही क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेढक के बोलते ही कोयल मौन साध लेती है, कवि रहीम इस उदाहरण द्वारा क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। तो उत्तर में आपने लिखना है कि जब मूर्ख व्यक्ति मंच पर आ जाता है तो विद्वान व्यक्ति का महत्व कम होने लगता है तथा ऐसे समय में वह चुप्पी साध लेता है, यानी कि चुप रहने में ही अपनी समझदारी समझता है, क्योंकि उस समय कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। तो रहीम जी ने एक दोहा बताया कि पावस देख रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भाई हमको पूछत कौन। जिस तरह बरसात में कोयल मौन धारण कर लेती है क्योंकि वह समय मेढकों के टर्राने का होता है, ऐसे समय में कोई कोयल की मधुर आवाज सुनेगा नहीं। तो ठीक उसी प्रकार जब मूर्ख मंच पर आ जाते हैं और जब बढ़ चढ़कर बातें करने लगते हैं और अपनी महत्ता बढ़ाने लगते हैं तो ऐसे में विद्वान व्यक्ति को कोई सुनता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता उस पर।
तो विद्वान व्यक्ति यही अपनी समझदारी इसी चीज में समझता है कि भाई जब तक ये मूर्ख व्यक्ति अपना बखान लूट रहा है तब तक चुप रहने में ही समझदारी है, क्योंकि उस समय कोई भी व्यक्ति उसकी बात सुनेगा नहीं। तो यही चीज यहाँ पर पूछी गई है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है आपका कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर पानी के प्रदूषित होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। आपका एक चैप्टर है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो पृथ्वी को बूढ़ा क्यों कहा गया है, ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो समझा होगा। आज पृथ्वी बूढ़ी नहीं थी, पृथ्वी को बूढ़ा बनाने में सबसे ज्यादा योगदान हम ही लोगों का है, हम इंसानों का है। तो जल जीवन का आधार है, हमें जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। जल प्रदूषण के निम्न कारण है, जैसे नदियों में पशुओं को नहलाना, मलमूत्र विसर्जित करना, फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषित प्रवाहित करना आदि। अब आप देखते हैं कि भाई आज शहरीकरण हो रहा है और इस शहरीकरण के दौर में हमारे घर से नालियों में बहने वाला जो गंदा पानी है, मलमूत्र है, ये सब हम नदियों में छोड़ देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाकर के देखेंगे तो लोग अपने मवेशियों को उसमें नहला रहे हैं और पूजा पाठ की सामग्री भी उसमें हम विसर्जित कर देते हैं। आज फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसको भी हम जल में जो गंदा पानी है उसको भी हम नदियों में ही प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे कि आज नदियों का जो जल है वो प्रदूषित होता चला जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उनको प्रणाम कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करते हुए बताइए कि क्या आप इस शीर्षक से सहमत हैं। तो आपने इसका जवाब देना है कि इस कविता का शीर्षक बहुत रोचक है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि किन किन लोगों को प्रणाम किया जाए और क्यों किया जाए। वे लोग कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें लोग प्रणाम कर रहे हैं। उन लोगों ने समाज व देश के लिए ऐसे महान कार्य किए हैं जिन्हें प्रत्येक भारतीय नमन कर रहा है। तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, जो देश के लिए समाज के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। तो हमारा भारत का प्रत्येक नागरिक ऐसे लोगों को सत सत नमन करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जी तोड़ मेहनत की है, अपनी जी जान लगा दिया है, लेकिन किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाए। तो इस पाठ में हमने पढ़ा कि जो कवि है ऐसे लोगों को भी प्रणाम करने की बात कहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो इस पाठ का शीर्षक है वो सार्थक है। तो इस तरीके से आपने इन सवालों के जो जवाब हैं दे देने हैं। अब हम जानेंगे अपना अगला प्रश्न जो कि 5वां है। देख लेते हैं कि 5वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यह है 5वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। कवि आवाहन कविता में देशवासियों को क्या आत्मबोध कराना चाहता है? क्या देश के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं? उल्लेख कीजिए। तो यहां पर उत्तर है, देखिए कि कवि ने देश की हताश व निष्कर्षीय जनता का आह्वान किया है। कवि देश की जनता में नया उत्साह भर के उसे कर्मशील बनाना चाहता है। कवि की इच्छा है कि देश के लोग अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर आगे बढ़ें व तरक्की करें। कवि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी संप्रदायों तथा धर्मों के बीच एकता कायम करने पर बल देता है। कवि कहता है कि देश के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हमें प्रत्येक धर्म से प्यार करना चाहिए और सभी को साथ लेकर देश की समस्या दूर करनी चाहिए। तो ये इसका जवाब था। इसी तरीके से आप इसका जवाब अपने एग्जाम के अंदर लिखेंगे अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो। वैसे ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी संभावना है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद अब आप देखेंगे अगला प्रश्न। इसी में ही अथवा करके 2 प्रश्न होंगे, 2 में से कोई एक आपको करना होगा। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में पत्थर किन लोगों का प्रतीक है, उनकी क्या विशेषता होती है? तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा भी था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। कवि पत्थरों को देखकर कल्पना करता है कि ये पता नहीं कब से चुपचाप तालाब का पानी पी रहे हैं। अब पत्थरों को देखकर कवि को अन्य प्राणियों की याद आ गई होगी, इसलिए कवि ने पत्थरों का सुंदर मानवीकरण कर दिया कि पत्थर निरंतर पानी पी रहे हैं, ना जाने कब इनकी प्यास बुझेगी। एक तो वो उस अर्थ में ले रहा है कि भाई कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो झुककर के तालाब में पानी पीते हैं, तो उन्हीं से तुलना की गई है पत्थर की। अब दूसरी जो तुलना की गई है समाज में, ये उन लोगों से की गई है जो अकड़ू स्वभाव के होते हैं, निर्दयी होते हैं, जिनका स्वभाव कठोर होता है। क्योंकि पत्थर का दूसरा तात्पर्य समाज के उन लोगों से है जो निष्ठुर है तथा जिनका व्यवहार कठोर है। ये था इसका आंसर। अब हम जानेंगे कि भाई जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो क्या है। ये हमारा छठा प्रश्न।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त विकल्प छांट कर लिखिए। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। बहादुर के इस कथन से क्या पता चलता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कोई भी एक ऑप्शन इसमें सही है। जैसे उसे माँ बाप से लिया कर्जा चुकाना है, उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है, उसके माँ बाप जीवन भर कर्जा चुकाते रहे, उसने माँ बाप से बहुत सारा पैसा लिया है। तो इन चारों में से जो सही इसका आंसर होगा वो होगा कि उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है। ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई? 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं। उसका जीवन बचाने के लिए, अन्य पशु पक्षियों से मिलाने के लिए, अपने घर के लोगों को दिखाने के लिए, चौथा है उसे पालतू बनाने के लिए। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो है उसका जीवन बचाने के लिए। क्योंकि जो गिल्लू है वो अकस्मात क्या है, पेड़ पे से गिर गया होगा अपने घोंसले में से, जो दीवार और गमले के बीच में बनी हुई संद में पड़ा हुआ था मरणासन स्थिति में। जब लेखिका अपने कमरे से बाहर निकलती है, उसको देखती है तो उसका जीवन बचाने के लिए अपने कमरे में ले आती है। तीसरा प्रश्न है कि मदर टेरेसा का जीवन उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना, महिलाओं को जागरूक बनाना, भारत की संस्कृति को समझना, या फिर रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका घ। जो आपकी मदर टेरेसा थी, उन्होंने कभी भी अपने मतलब पूरे जीवन भर में शादी नहीं की उन्होंने। तो उनका जो उद्देश्य रहा भारत के अंदर वो रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा करना रहा। अब इसके बाद में आप देखेंगे चौथा प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में राजा ने स्वयं फांसी चढ़ने का निर्णय क्यों लिया? 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं। पहला है कि स्वयं मुक्ति पाने की लालसा में, दूसरा है अपनी गर्दन फंदे के उपयुक्त मानकर, तीसरा है साधुओं को दंड ना देने की भावना से, चौथा है अपने को अपराधी मानकर। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो ये होगा क, स्वयं मुक्ति पाने की लालसा से। यानी कि जो राजा था उसको ये लालसा थी कि स्वर्ग में उसे ही जाना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, छींक आने और नाक से पानी बहने से हमें क्या होता है? नाक में तकलीफ और जलन होती है। ये नाम लिख दिया मैंने गलती से, ये नाक है। नाक में तकलीफ और जलन होती है, हानिकारक पदार्थों से मुक्ति मिलने की संभावना होती है, कहीं बाहर जाने पर अपशकुन होता है, मौसम के बदलने की सूचना मिलती है। तो भैया ये दोनों तो कभी भूल के भाई आप टिक मत लगा देना। ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब भाई किसी को छींक आती तो होता है कि भाई अब अपशकुन हो जाएगा, है ना, रुक जाओ बाद में जाना। ये सब अंधविश्वास है। और कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि मतलब कि अगर छींक आ रही है तो उन्हें यह आभास होता है भाई मौसम बदल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये कारण नहीं होते हैं। असली कारण क्या होता है कि हानिकारक पदार्थों से मुक्ति मिलने की संभावना होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ख होगा। अब आप छठा क्वेश्चन देखिए कि कुछ लाख वर्ष पहले नाखून मनुष्य के लिए क्यों जरूरी थे? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के आधार पर बताइए। एक चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके आधार पर बताना है कि कुछ लाख वर्ष पहले जो नाखून थे वो मनुष्य के लिए जरूरी क्यों थे। आवश्यक अंग थे, या सौंदर्य के प्रतीक थे, या उपयोगी हथियार थे, या मनुष्यता की पहचान थे। तो इसका राइट आंसर होगा उपयोगी हथियार थे। आज तो मनुष्य ने बहुत विध्वंसक हथियार बना लिए हैं, लेकिन उस समय क्या था कि मनुष्य के नाखून ही उनके हथियार हुआ करते थे, अपनी रक्षा करने के लिए या शिकार करने के लिए। ये वो 6 प्रश्न थे जिसके जवाब हमने दे लिए हैं। अगर आपके एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से उन सभी प्रश्नों का सही जवाब देना। आगे के जो प्रश्न होंगे वो मैं बनाऊंगा उनको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।